आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 में का सॉल्यूशन पार्ट 3। ये लास्ट पार्ट है इसका पहले हमने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो क्योंकि ये जो क्वेश्चन शुरू होंगे ना 13 से 13 14 15 16 17 18 ये 6 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे जो कि लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की। और ये छह क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है। अक्सर जो केस स्टडी वाले ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे वो इन क्वेश्चन में से ही बन के आते हैं ना, केस स्टडी वाले जो होते हैं। तो बहुत ध्यान से समझेंगे, इनमें वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना है, समझना है कि वो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में हमसे। उसके बेस पर भी देखेंगे कि वो एपी बनेगी या फिर वो जीपी बनेगी, उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या पूछ रहा है वो हमसे, राइट। तो ये हमारी सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर नंबर 8 की जो है लास्ट एक्सरसाइज होगी, लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद हमारा चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा आज। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अपनी बुक में पढ़ेंगे, आपके सामने यहाँ भी क्वेश्चन देखो आएगा अभी। कहता है कि ए फार्मर बाइज ए यूज ट्रैक्टर फॉर ₹12,000। एक किसान ने, एक फार्मर ने एक यूज ट्रैक्टर, पुराना ट्रैक्टर जो यूज हो चुका है, 12,000 रुपए में खरीदा। टोटल अमाउंट जो तय हुआ उनका बीच कितना हुआ, वो 12,000 रुपीज। एक सेकंड, कि वे 12,000 रुपीज में वो 12,000 रुपीज में वो ट्रैक्टर खरीदेगा। ही पेज ₹6,000 कैश। उसने 6,000 रुपए कैश दे दिए, हमने लिख दिया बोर्ड पर। द फार्मर पेज ₹6,000 कैश। अब बताओ टोटल कॉस्ट कितनी है ट्रैक्टर की, 12,000। टोटल पेज ₹6,000। अनपेड अमाउंट जो भी नहीं दिया गया, अनपेड अमाउंट कितना बचा, बताएगा कोई? भाई 12,000 में 6 तो दिए दिए ना, तो अनपेड अमाउंट कितना बचा, ₹6,000। टोटल ट्रैक्टर 12,000 रुपए का था, 6,000 रुपए उसने दे दिए शुरुआत में ही, 6,000 रुपए बचे, बाकी बकाया अनपेड अमाउंट। कहता है कि ही पे ₹6,000 कैश जो दे दिया उसने, एंड एग्री बाय द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ₹5,000 प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट। ये क्या लिखा हुआ है? देखो ये बात समझने की, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आती कई बार चीज। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि 12,000 रुपए में से 6,000 रुपए उसने दे दिए, ठीक है। बचे हुए 6,000 रुपए उसने इंस्टॉलमेंट तय करी 500 रुपए पर मंथ, भैया मैं 500 रुपए पर मंथ आपको देता रहूंगा, ठीक है। 500 रुपए 500 रुपए 500 रुपए कब देगा, 12 महीने तक, ताकि 12 महीने 60, 6,000 पूरे हो जाए। लेकिन उसमें वो प्लस इंटरेस्ट भी देगा। और वो जो इंटरेस्ट है, तो कितना अच्छी बात है, जो इंटरेस्ट कितना देगा, जितना भी अनपेड अमाउंट रहेगा, जितना भी हर महीने अनपेड बकाया अमाउंट रहेगा, उसका 12% इंटरेस्ट देगा। सुनो बात को, बहुत ध्यान सुनना। दोबारा देखते हैं। द फार्मर पे ₹6,000, 6,000 रुपए कैश दे दिए, 6,000 रुपए बाकी हैं। अब वो इन 6,000 रुपए को इकट्ठे देगा, वो 500 रुपए 500 रुपए 500 रुपए 500 रुपए की 12 इंस्टॉलमेंट में देगा। प्लस 12 इंस्टॉलमेंट तो देगा प्लस हर महीने 500 रुपए के इंस्टॉलमेंट के साथ साथ वो इंटरेस्ट भी देगा। कितना देगा? अनपेड अमाउंट का 12%। ये लिखा हुआ है, पढ़ते हैं फिर से। ही पेज ₹6,000 कैश एंड एग्रीज टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट। वो एग्री हुआ बैलेंस देने के लिए, एनुअल इंस्टॉलमेंट देगा ₹5,000 प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट। अनपेड अमाउंट पर 12% इंटरेस्ट भी वो देगा। हाउ मच विल द ट्रैक्टर कॉस्ट हिम। तो उसको ट्रैक्टर कितने का पड़ा, उसको ट्रैक्टर की कॉस्ट कितनी पड़ी, ये हमको क्वेश्चन में बताना है कि उसको ट्रैक्टर की कॉस्ट कितनी पड़ी, ठीक। तो अनपेड अमाउंट कितना आ गया मेरे पास, अनपेड अमाउंट कितना आया, 6,000। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन की यहाँ पर लैंग्वेज समझनी बहुत जरूरी है। द इंटरेस्ट पेड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द इंटरेस्ट पेड, कितना इंटरेस्ट देगा वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द इंटरेस्ट पेड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना इंटरेस्ट देगा वो, सुन मेरी बात। वो 12 500 रुपए 500 रुपए 500 रुपए कितनी इंस्टॉलमेंट दे रहा है, 12। तो पहले महीने देगा वो, टोटल इंटरेस्ट देख रहे हैं हम, तो पहले महीने देगा वो 12% ऑफ कितने रुपए का, 6,000 रुपए का। पहले महीने जो वो किस्त देगा, पहले महीने जो वो इंस्टॉलमेंट देगा वो 500 रुपए देगा। प्लस अनपेड अमाउंट कितना है पहले महीने, पहले महीने तो अनपेड अमाउंट 6,000 रुपए है ना। पहले महीने जो अनपेड अमाउंट कितना है, 6,000 रुपए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द इंटरेस्ट पेड 12% ऑफ 6,000 प्लस उससे अगले महीने कितना देगा वो, 12% ऑफ, क्योंकि देखो 500 रुपए की उसने इंस्टॉलमेंट दे दिए, अब देगा वो 5,500 का, प्लस 12% ऑफ, अब देगा वो 5,000 पर, प्लस बस 3 लिख दिए ना हमने, एंड सो ऑन, प्लस करते करते लास्ट में देगा वो
12% ऑफ द लास्ट की इंस्टॉलमेंट बचेगी 500 रुपए। ये वो इतना इंटरेस्ट वहां पर देगा। नहीं समझ में आएगा, देखो बताया नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, दोबारा देखते हैं। 6,000 रुपये दे दिए स्टार्टिंग में। टोटल कॉस्ट ट्रैक्टर की 12,000 रुपये थी, 6 को दे चुका। अनपेड, जो अभी अनपेड अमाउंट है जो उसको भी देना है, वो कितना है? 6,000 रुपये। अनपेड अमाउंट कितना है अभी? 6,000 रुपये। उसने कहा है कि भैया ये 6 तो मैं आपको दे चुका, बचे हुए 6 मैं आपको 12 इंस्टॉलमेंट में दूंगा। 500 रुपए की 12 इंस्टॉलमेंट में दूंगा। देखो कैसे दूंगा? 500 रुपए मैं आपको बिल्कुल खोल के डिटेल में समझा रहा हूँ क्वेश्चन एकदम। उसने कहा कि जो ये बचे हुए 6,000 रुपए हैं ये मैं आपको इस तरह पे करूंगा। क्लियर है क्या बात? यही तो कहा है उसने, मान लो मैंने 12 लिख दी, प्लस इस 500 में वो 12% इंटरेस्ट भी देगा ऑफ अनपेड अमाउंट का। जो पहले महीने की जो इंस्टॉलमेंट जाएगी ना, जो पहले महीने की इंस्टॉलमेंट जाएगी, पता कितनी जाएगी? वो जाएगी 12% प्लस 12% ऑफ अनपेड। और यहाँ पर अनपेड कितना है फिलहाल अनपेड कितना है? 6,000 रुपए है ना अनपेड, तो 6,000 रुपए अनपेड। तो अब उसने 500 रुपए दे दिए पहले महीने, अनपेड अमाउंट पर उसने इंटरेस्ट भी दे दिया। अब अनपेड कितना बचा? 5500 बचा भैया। 500 रुपए उसने दे दिए ना, तो अब अनपेड कितना बचा? 5500 रुपए। अब अगले महीने वो फिर 500 देगा, अगले महीने वो फिर 500 देगा और 12% देगा अनपेड पर। अगले महीने वो फिर 500 देगा और 12% इंटरेस्ट देगा वो अनपेड अमाउंट पर। अगले महीने वो फिर से 500 रुपए देगा और 12% इंटरेस्ट देगा वो अनपेड अमाउंट पर। ऐसे करते करते जो लास्ट की इंस्टॉलमेंट जाएगी वो 500 रुपए प्लस 12% ऑफ इस 500 जो अनपेड था ये जाएगी। तो मैंने फिलहाल मैं फिलहाल इंटरेस्ट काउंट कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट कितना जा रहा है। टोटल इंटरेस्ट कितना जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? द इंटरेस्ट पेड, टोटल इंटरेस्ट कितना जा रहा है? इंटरेस्ट जा रहा है 12% ऑफ 6,000 यानी कि ये वाला, प्लस 12% ऑफ 5,500 ये वाला, 12% ऑफ 5,000 ये वाला, एंड सो ऑन 12% ऑफ 500 लास्ट वाला। ट्रैक्टर की कॉस्ट कितनी है वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल मैं पहले टोटल इंटरेस्ट फाइंड कर रहा हूं। क्लियर है बात? तो टोटल इंटरेस्ट कितना जाएगा? ये टोटल इंटरेस्ट हमारा जाएगा। अब सुनो, ये मैंने सब कर दिया आपको समझाने के लिए, मुझे उम्मीद है कि आपके पास समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब सुनो, 12% इस चीज में से हमने 12% ऑफ इन सबको अलग अलग ना करके, अगर मैं ऐसे लिख दूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? 12% ऑफ 6,000 प्लस 5,500 प्लस 5,000, बस सबको ऐड करके इकट्ठा निकाल लेंगे ना, सिंपल इंटरेस्ट तो निकल जाता है ना। 12% ऑफ दिस क्वांटिटी। और अगर आप दिस क्वांटिटी की बात करो, दिस इज एपी, दिस इज एन एपी, ये एक एपी बन गई, चेक कर लो। 500 पे 500, ठीक है, 6,000, 500 कम 500 कम 500 कम। इस एपी का जो ए है वो कितना है? 6,000। इस एपी का जो एल है वो कितना है? 500। इस एपी का जो नंबर ऑफ टर्म है भाई 12 तो है, ये 12 तो है। और एपी का सम ऑफ एन टर्म कितना था? n/2 इंटू ए प्लस एल। तो 12% ऑफ दिस अमाउंट n/2 इंटू ए प्लस एल। क्लियर है? तो 12% ऑफ, ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम और 6,500, 12%, 12 अपॉन 100 और 6 और 6,500, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 12,72 इंटू 65। तो टोटल इंटरेस्ट, अगर टोटल इंटरेस्ट बताना हो 72 इंटू 65, तो टोटल इंटरेस्ट गया है 4,680 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट कितना गया है? 4,680 रुपए। देखो मैं आपको क्वेश्चन ना डायरेक्ट भी करा देता, कैसे करा देता? मैं टोटल इंटरेस्ट पेड ना निकाल करके टोटल बाद का अमाउंट निकाल लेता कि टोटल अमाउंट भी कितना गया कैलकुलेटर करके। लेकिन क्या है एक्चुअल में कि कई बार ना केस स्टडी में वो पूछ लेते हैं कि ट्रैक्टर की टोटल कॉस्ट कितनी गई वो अलग बताओ और टोटल इंटरेस्ट कितना गया। तो मैंने इसलिए आपको टोटल इंटरेस्ट निकाल के दिखा दिया कि टोटल इंटरेस्ट कितना गया। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर, तो टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर देखो 6,000 उसने सबसे शुरू में दे दिए थे स्टार्टिंग में। क्लियर है? 6,000 उसने 500 रुपए की 12 इंस्टॉलमेंट पूरे करे, 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500, 6,000 तक दिए। और इन 500 की 12 इंस्टॉलमेंट में उसने इतना उनको लोगों को इंटरेस्ट भी पे करा, कितना? 4,680 रुपए।
ये तो हुआ था ना, ये पहले 6,000 इकट्ठे दिए थे, ये 6,000 कैसे दिए उसने, 500 500 500 करके, और इतना इंटरेस्ट दिया, तो 6 से 12 और 4 16, तो 16,680 रुपीज, इतना टोटल 16,680 रुपीज, इतना टोटल ट्रैक्टर पड़ा। तो आगे क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, सबको केस स्टडी में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, नोट करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन भी लगभग लगभग ऐसा ही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन है, कहता है वो, आगे पढ़ेंगे। शमशाद अली बाई ए स्कूटर, इस बार किसान की जगह शमशाद अली है, और शमशाद अली ने इस बार ट्रैक्टर में एक स्कूटर खरीदा जो कि 22,000 रुपीज का है। तो टोटल कॉस्ट कितनी है ट्रैक्टर स्कूटर की, 22,000। टोटल कॉस्ट कितनी है, 22,000 रुपए। ही पेज रुपीज 4,000 कैश, सॉरी 4,000। तो शमशाद अली पेज रुपीज 4,000 कैश, 22,000 में से 4,000 रुपीज में कैश दे दिए। अनपेड अमाउंट कितना बचा, 18,000। अनपेड अमाउंट जो भी बाकी देना है 18,000 रुपए बचा। बेहतर। अब वो क्या कहता है आगे, हमसे पढ़ो। एग्रीज टू पे द बैलेंस इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 1,000 प्लस 10% ऑफ इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट, हाउ मच विल द स्कूटर कॉस्ट हिम। वही बात बिल्कुल। अब उसको जो 18,000 रुपए चुकाना है बाकी का, वो 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से चुकाएगा, 1,000 रुपए 1,000 रुपए, प्लस अनपेड अमाउंट पर 10% वो इंटरेस्ट भी देगा, बिल्कुल पहले की तरह। तो अकाउंट, तो अनपेड अमाउंट कितना हो गया, 18,000, जिसको देना है 18 महीनों तक, पहले 18, तो 1,000 1,000 1,000 1,000 18 महीनों तक जाएंगे ही जाएंगे, प्लस अनपेड अमाउंट पर जो बचा हुआ अमाउंट है, उस अमाउंट पर क्या भी होगा, उस अमाउंट पर इंटरेस्ट भी लगेगा। एक्चुअली तो बैंक से जो लोन वगैरह होते हैं ना, उन पर भी इस तरह से कैलकुलेशन होती है इंस्टॉलमेंट की, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंटरेस्ट पेड कितना है यहाँ पर, 10% ऑफ अनपेड अमाउंट। तो पहले महीने अगर आप देखें, तो पहले महीने अनपेड अमाउंट कितना है, 18,000, राइट। पहले महीने अनपेड अमाउंट कितना है, 18,000। दूसरे महीने अनपेड अमाउंट, क्योंकि 1,000 रुपये दे चुका होगा, 17,000, और अगले महीने 1,000 रुपये को और दे चुका होगा, तो 10% ऑफ 16,000, और लास्ट की जो इंस्टॉलमेंट बैठेगी वो इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपये होगी, और प्लस 10% ऑफ 1,000, ठीक है। इस तरह से बन के आएगा। तो टोटल इंटरेस्ट टू बी पेड 10% ऑफ, क्योंकि पहले महीने तो जो का तो 18,000 रुपये अनपेड है, अगले महीने 1,000 रुपए की किस्त तो वो दे चुका है ना, 17,000 रुपए है, फिर 16 पे 16, राइट। तो बिल्कुल कैलकुलेशन पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे। 10% को हमने कॉमन ले लिया, 10% ऑफ दिस क्वांटिटी 18,000 प्लस 17,000 प्लस 16,000 एंड सो ऑन, लास्ट की टर्म हो जाएगी 1,000। देखो ये बन गई है एपी, जिसका जो फर्स्ट टर्म है वो 18,000 है, लास्ट टर्म 1,000 है, नंबर ऑफ टर्म 18 है यहाँ पर, राइट। तो क्या हो जाएगा भैया, 10% ऑफ n/2 इंटू ए प्लस एल, ये तो था n/2 इंटू ए प्लस एल। तो 10% ऑफ ये हो जाएगा 9 इंटू 19,000, तो 10/100 इंटू 9 इंटू 19,000, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 19 नियम कितना होता है, 171 और 2 जीरो, तो रुपीज 17,000 1,000, 17,100 रुपये वो इस क्या बोलते हैं इंटरेस्ट के रूप में दे चुका होगा बैंक को, जो भी लोग मतलब बैंक जो भी है 17,000 दे चुका होगा। तो सो द कॉस्ट ऑफ स्कूटर फॉर शमशाद, सो द कॉस्ट ऑफ स्कूटर, सो द कॉस्ट ऑफ स्कूटर फॉर शमशाद, सो द कॉस्ट ऑफ स्कूटर फॉर शमशाद अली, सुनो 4,000 उसने स्टार्टिंग में दे दिए थे, 1,000 पर मंथ के हिसाब से 18 इंस्टॉलमेंट दी, 18,000 उसने वो दिए, और इन 18 ही महीनों तक उसने अनपेड अमाउंट के रूप में इतना इंटरेस्ट भी दे चुका बैंक को, 17,100 रुपये उसने इंटरेस्ट भी दे दिया। तो टोटल कितना पड़ा उसको, ये 4,000 प्लस 18,000, तो 39,100, तो ₹39,100 रुपीज का उसको स्कूटर
पड़ा, 39,100 रुपए का उसको ये स्कूटर पड़ा। क्लियर है? तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे। केस स्टडी में अक्सर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो तुरंत इसको नोट करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। A person write a letter to 4 of his friends. He asked each of them to copy the letter and mail to 4 different persons with instruction that they move the chain similarly, assuming that the chain is not broken and it costs 50 paise. Mail one letter. Find the amount spent on the post when 8 set of letter is mailed. Right? अब क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहाँ भी थोड़े लैंग्वेज बच्चों के पास समझ में नहीं आती है, तो मैं समझाता हूँ अपने तरीके से क्वेश्चन कि वो क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या कह रहा है। तो वो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक आदमी ने एक लेटर लिखा, सॉरी एक दिन 4 लेटर लिखे। ये एक आदमी है, ये जो है ना, ये घोचुसा एक आदमी है, ठीक। इस आदमी क्या करा, 4 लेटर लिखे। लेटर 1 लिखा, लेटर 2 लिखा, लेटर 3 लिखा, लेटर 4। सेम लेटर है, सेम लेटर है, मतलब स्टेटमेंट सेम है। इसने अपने 4 दोस्तों को पोस्ट कर दिया। ये एक आदमी है और इसने अपने 4 दोस्तों को ये लेटर पोस्ट कर दिया, ठीक। और इसने ये भी कहा उनसे, मतलब मेल कर दिया उसने कि भाई तुमको भी 4 लोगों को मेल करनी है आगे। क्लियर है? मतलब जैसे ही इसने अपने 4 दोस्तों को मेल किया, तो ये गया पहले दोस्त के पास, ये दूसरे के पास, ये तीसरे के पास, ये चौथे के पास, और इसमें लिखा हुआ है कि तुम भी आगे 4 को मेल करोगे। अब ये 4 को और मेल करेगा, ये आदमी क्या करेगा, 4 को और मेल करेगा। ऐसे ही ये भी 4 को मेल करेगा, ऐसे ही ये भी 4 को मेल करेगा, ऐसे ही ये भी 4 को मेल करेगा। फिर सिमिलरली फिर से ये लेटर में तो कोई बात लिखी नहीं है ना कि जो भी इसको पढ़ेगा आगे 4 को फॉरवर्ड कर देगा। ये फिर 4 को फॉरवर्ड कर देगा आगे, ये फिर 4 को फॉरवर्ड कर देगा इस तरह से आगे लेके। तो मतलब ये चैन बनती चली जाएगी बिना टूटे। लिखा ना कि चैन इज नॉट ब्रेकेबल। तो फिर पढ़ना है, ए पर्सन राइट्स ए लेटर्स टू 4 हिज फ्रेंड। एक आदमी ने अपने 4 दोस्तों को लेटर लिखा। ही आस्क्ड ईच ऑफ वन ऑफ देम टू कॉपी द लेटर। उसने कहा कि तुम उस लेटर को कॉपी करो और तुम भी 4 लोगों को भेजो। जैसे एक मूवी में होता है जय हो सलमान खान की, उसमें कहता है कि 3 आदमियों की हेल्प करना और उनसे बोलना कि तुम फिर 3 आदमियों की हेल्प करना आगे, है ना, ऐसे था कुछ। तो मेल फॉर डिफरेंट पर्सन फॉर द इंस्ट्रक्शन दैट दे मूव द चेन सिमिलरली। इस चैन को सिमिलरली बनाते रहेंगे। तो देखो इसको बोलते हैं कि ये पहला सेट है लेटर का, ये लेटर का दूसरा सेट है, ये लेटर का तीसरा सेट बनेगा। ऐसे ही लेटर का जब 8वां सेट आएगा, 8वां सेट, तो उस 8वें सेट को 50 पैसे पर लेटर की पोस्ट की कॉस्ट है, कितना अमाउंट लगेगा, ठीक। तो अगर आपको देखने में दिखाई दे रहा हो ना, तो ये पूरा प्रोसेस एक जीबी बना रहा है। कैसे बना रहा है, द नंबर ऑफ लेटर्स मेल्ड, जो लेटर्स मेल हुए हैं, जो उनकी संख्या है, जो नंबर है, वो एक जीबी में भी बनाते हैं। कैसे, सबसे पहले कितने लेटर पोस्ट हुए थे, 4। ध्यान से देखो, सबसे पहले 4 लेटर पोस्ट हुए, फिर कितने करे, ये 4 ही इसने कर दिए, 4 ही इसने कर दिए, 4 इसने कर दिए, 4, तो 4 चौक 16। तो फिर 16 लेटर पोस्ट हुए दूसरे सेट पे। फिर अब ये 16 आदमी है, 4 इसने करे, 4 इसने, 4 इसने, 16 के 16 ने 4 का 16 चौका 64। तो इस तरह से ये लेटर पोस्ट होते चले गए अप टू 8 ट्रम, अप टू 8 ट्रम। तो ये प्रोसेस 8वें सेट पे पहुंचेगा जाकर के, है ना। ये प्रोसेस कहां पहुंचेगा, 8 सेट पर। पहले सेट में 4 लेटर हैं, इन चारों आदमी ने 4 और करे तो 16 हो गए तुरंत। फिर इन 16 का 16 ने 4 और करे तो 64 हो गए। इस तरह से जब 8वें नंबर पर पहुंचेंगे, तो 8वें नंबर पर जितनी भी लेटर पोस्ट होंगे, 8th नंबर पर जितनी भी लेटर पोस्ट होंगे, 50 पैसे पर लेटर की कॉस्ट के हिसाब से उसका अमाउंट, उसकी कॉस्ट बतानी है। ये लिखा हुआ ना आगे कि फाइंड द अमाउंट ऑन द पोस्टेज व्हेन 8 सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड, ठीक। तो 4 लेटर यहाँ पोस्ट हुए, 16 यहाँ पोस्ट हुए, 64 यहाँ हुए, अगले में होंगे 64 का 256, फिर होंगे 1024। तो जिस सारे लेटर का जो कलेक्शन बना, 4 + 16 + 64 प्लस इतना अप टू 8 टर्म, इन सारों का टोटल फाइंड करो और मल्टीप्लाई बाई 50 पैसे से कर दो। जो भी अमाउंट लिखा हुआ है वहां पर, कितना लिखा हुआ है, 50 पैसे, ठीक। तो इस जीपी के लिए ए कितना हो गया, 4, कॉमन रेशियो 16/4, तो 4, नंबर ऑफ टर्म 8। तो नंबर ऑफ लेटर, टोटल नंबर ऑफ लेटर बल्कि, है ना, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स टू बी मेल्ड, जितने टोटल लेटर मेल किए गए हैं,
वो क्या हो जाएगा, a इंटू आर पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो a तो हो जाएगा 4, r की पावर 4 की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये वाला, राइट। अब इसको सोल्व कर लेंगे भाई। तो 4 इंटू 4 की पावर 8 टाइम करनी पड़ेगी, है ना। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 60। 4 की पावर 8 है ना। तो 4 की पावर 4 इंटू 4 इंटू 4 8 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ जाएगा 65,536। एक घटा दे तो 535 अपॉन कितना, 3। ओ माय गॉड, 6 5 5 3 5 गुणा 4 भाग 3। तो 87,380 इतने लेटर पोस्ट हो चुके होंगे 8वें सेट पे जाकर। तो क्या बात करनी, क्या क्या, क्या बताना है क्वेश्चन में हमको, बताना क्या भैया, फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन द लेटर, टोटल कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट ऑफ पोस्टेज, लेटर्स को पोस्ट करने की जो टोटल कॉस्ट है वो है 50 पैसा पर लेटर के हिसाब से। तो 50 पैसा यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा ना 100 से, वही रुपीज में डालना पड़ेगा ना आंसर। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये बन जाएगा रुपीज में 8738, 8738 और इंटू कितना 5। तो 43,690 रुपीज, इतने रुपए लगेंगे टोटल, इतने रुपए लगेंगे टोटल लेटर को क्या कहते हैं पोस्ट करने में। तो पहले हमने क्या किया, 8 सेट तक पोस्ट करने में कितने टोटल लेटर पोस्ट हुए, सबको ऐड कर दिया, जीपी का एन ट्रम का फॉर्मूला लगा दिया सबमिशन वाला, और उसको 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है, नोट करेंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, ए मैन डिपोजिटेड ₹10,000 इन ए बैंक, एक आदमी ने बैंक में 10,000 रुपए जमा करे एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली, 5% सिंपल इंटरेस्ट एनुअल रेट पर। फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर, 15वें साल में उसके बैंक में कितना अमाउंट जमा रहेगा बताना है 15वें साल में। यहाँ पर बात ध्यान देने वाली है, 15 साल के बाद नहीं पूछ रहे वो हमसे, वो पूछ रहे हैं 15वें साल में, यानी कि 15वें साल में 15th ईयर्स के स्टार्टिंग में, दैट इज आफ्टर 14 ईयर। तो यहाँ पर कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि एन की वैल्यू 15 ले लेते हैं, एन की वैल्यू 14 ली जाएगी, क्योंकि साफ लिखा हुआ है फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर, 15वें ईयर में, 15वें साल में, यानी कि आफ्टर 14 ईयर। He deposited the amount and also calculated the amount in 20 after 20 year, वहां पर आफ्टर लेना है। पहले वाले स्टेटमेंट में एन की वैल्यू 14 है, अगले वाले में एन की वैल्यू 20 है, ठीक है। तो देखो वैसे तो क्वेश्चन करने में मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो वही तरीका है जो 6ठी 7वीं 8वीं में हम लोग करते थे सिंपल इंटरेस्ट वाले में, उससे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपके नंबर नहीं काट सकता। जीपी से करोगे तो हमको देखो 14 अमाउंट और प्रिंसिपल क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट फाइंड करने पड़ेंगे, पहले साल का, फिर दूसरे साल का, फिर तीसरे साल का, फिर चौथे साल का, 14। हमने पीछे किया भी था क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एक्चुअल में क्या है कि जो चीज हम पीछे पढ़ चुके हैं, हम 11th में है ना, हम पहली क्लास में जो पढ़ चुके हैं वो सब हम यूज कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना हमेशा, कोई नंबर नहीं कर सकता। तो हम इस क्वेश्चन को सिंपल इंटरेस्ट के प्यारे के फॉर्मूले के साथ करेंगे, जल्दी हो जाएगा काम। दूसरी बात, अगर आपको इसको डिटेल में करना है कि पहले साल का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जोड़ के अमाउंट फाइंड करूं, फिर उस अमाउंट को नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बनाऊं, फिर अमाउंट करूं, फिर उसको तीसरे साल के लिए अमाउंट प्रिंसिपल बनाऊं, फिर फाइंड करूं, और इस काम को मैं 14 साल तक करूं, लिखा हुआ है जैसे क्वेश्चन में, तो बहुत टाइम लगेगा, दिस इज कंज्यूम और टाइम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस चीज को थोड़ा सा फॉर्मूला से कर लेंगे। तो द मैन डिपोजिट, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर कोई नहीं काट सकता। द मैन डिपोजिटेड ₹10,000 इन ए बैंक ऑफ द रेट 5% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली। तो प्रिंसिपल ₹10,000 और क्या बोलते हैं इसको भैया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज इक्वल टू 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। अब वो साफ पूछ रहा है हमसे अमाउंट इन 15 ईयर। तो देखो कैसा लिखेंगे बात को, अमाउंट इन 15th ईयर, 15वें साल में कितना अमाउंट रहेगा, तो वो होगा अमाउंट, तो वो पता क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अमाउंट आफ्टर 14 ईयर, अमाउंट आफ्टर 14 ईयर। ये बात ध्यान देने वाली है कि 15वें साल के स्टार्टिंग में जो अमाउंट होगा वो वही तो होगा जो 14वें साल के एंड में था, आफ्टर 14 ईयर। दैट इज प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट
फॉर 14 ईयर, प्लस कितना हो जाएगा वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 14 सालों का ब्याज। तो प्रिंसिपल तो कितना है 10,000, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है भैया, मूलधन, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट T इंटू आर इंटू एन और अपॉन 100। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह करेंगे, जल्दी काम निपटाएंगे। 70 और 20, तो रुपीज 17,000 17,000 उसके अबाइल में होगा इन द स्टार्टिंग ऑन 15th ईयर। अब वो आगे पूछ रहा है अमाउंट आफ्टर 20 ईयर। तो सिमिलरली अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स इज इक्वल टू, वो होगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 20 ईयर। वो कितना होगा, प्रिंसिपल प्लस 20 सालों का ब्याज। सिंपल सी बात हुई है, 10,000 प्लस 10,000 इंटू कितना 5 इंटू 20 अपॉन 100। तो 10,000 20 पंजे 100 और ये भी 100 हो गया, तो 20,000 रुपये हो जाएंगे ये तो मोटे मोटे 20,000 रुपये। क्लियर है बात, तुरंत नोट करेंगे। देखो क्वेश्चन को डायरेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 20 साल तक अगर मैं हर, समझ रहे हैं ना प्रैक्टिकली कितना मुश्किल है काम करना, मुश्किल नहीं है, बड़ा है काफी। पीछे किया भी था हमने दो क्वेश्चन, वहां पर 4-5 साल के बाद तो हमने कर दिया था, 20 साल तक कौन करेगा, करना भी नहीं है एक्चुअल में, ऐसे ही करना है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन सब बच्चों ने 8th क्लास में बहुत करे हुए हैं, जो मैं तुम्हें करवाने जा रहा हूँ, बहुत करे 8th क्लास में, वैसे ही करेंगे, जीपी से नहीं करेंगे, बहुत लंबी कैलकुलेशन में फंस जाएंगे, जीपी में करेंगे जिसको हो तो जाएगा, लेकिन 8th क्लास के फॉर्मूला से करो, नो प्रॉब्लम। कहता है कि ए मैन्युफैक्चरर रिकन्स दैट द वैल्यू ऑफ मशीन विच कॉस्ट हिम रुपीज 15,625 will depreciate each year by 20%. Find the estimated value at the end of 5 year। क्या मतलब है, एक मैन्युफैक्चरर ने ये घोषणा करी कि उसके पास कोई मशीन है जो उसने कभी 15,625 रुपए की खरीदी थी अपने कभी, ठीक है, और उसकी कॉस्ट हर साल 20% कम हो रही है। डिप्रिशिएट मतलब घटना, कमी होना, ह्रास होना, ठीक है। ए मैन्युफैक्चरर reckons that the value of a machine which cost rupees 15,625 will depreciate each year by 20%। तो एक मशीन है, सिंपल सी बात है, एक मशीन है जिसकी कॉस्ट 15,625 है, इसकी कॉस्ट एवरी ईयर 20% कम हो रही है, 20% नेक्स्ट ईयर, फिर 20% नेक्स्ट ईयर, फिर 20%। तो सिंपल सी बात बताना है कि आफ्टर द 5 ईयर, 5 साल के बाद उसकी कॉस्ट कितनी रह जाएगी। तो इसको करने का भी तरीका होता था क्लास 8 में। देखो जीपी में कर सकता हूँ, कैसे करोगे, पहले निकालोगे कॉस्ट आफ्टर 1 ईयर, कैसा होगा वो 15,625 का पहले 625 20% निकाल लो, इसमें से उसको माइनस कर दो तो निकल का जाएगा, फिर उसका निकाल लो, फिर उसका, फिर उसको 5 बार करो, कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे। कैसे, तो कॉस्ट ऑफ मशीन 15,625, इसको मानते हैं हम लोग पी। मशीन डिप्रिसिएट बाई 20% एवरी ईयर, तो रेट कितना हो जाएगा 20%, आर की वैल्यू हो जाएगी 20%। बताना कब है, आफ्टर 5 ईयर, तो एन की वैल्यू 5, और हमको ए फाइंड करना है। तो डिप्रिशिएट का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, नहीं हो तो लिख लेना, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर एन, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है। तो 15,625 1 माइनस आर, देखो जीपी के एक्चुअल में ये जीपी बन रही है, अगर आप ध्यान दो तो ये जीपी हो रही तरीके से, बस आपको पता नहीं चल रहा, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा करने में, क्योंकि कोई बच्चों को लगता है ऐसा कि कमेंट करेंगे बाद में मुझको कि सर ऐसा क्यों करा दिया, कोई बात नहीं, ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/5 की पावर 5। तो a इज इक्वल टू 15,625 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5, और ये तुम्हें बताऊं, ये पूरे इससे कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 4 की पावर 5 2 की पावर 10, ठीक है ना। तो बस कैलकुलेशन रहेगी खाली अब तो आगे। तो ये बचेगा मेरे ख्याल से 1 5 तो बच जाएगा, 1 5 तो बचे ही ना जाएगा। एक सेकंड, कुछ मैंने गड़बड़ कर दी, ये सारे नहीं कटेंगे राजा। 15,625 1 5 तो बच जाएगा यहाँ पर के, तो 5 इंटू 1024, तो 5,120, तो 5 साल बाद उसकी कॉस्ट ये बच जाएगी 5,120 रुपये।
थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपल तरीके से किया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे, डाउट मत रखना, ऐसे करना है अगर आया तो, राइट। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 और इंपॉर्टेंट, कहता है 18 में कि 150 वर्कर्स, 150 वर्कर्स हमारे पास मजदूर हैं, 150 वर्कर्स वर एंगेज्ड टू फिनिश ए जॉब इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज। 150 वर्कर्स ने किसी काम में लगे हुए थे और उनको वो कुछ दिनों में पूरा करना था। बहुत ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से। 150 मजदूर से, लेबर से, वर्कर्स से, जिनको कोई काम पूरा करना था एक फिक्स टाइम में, उनको कर दिया, इतने टाइम में पूरा कर देना, करना था, ठीक है। 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड वन, क्या कहते हैं, 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन सेकंड डे। तो पहले दिन तो 150 वर्कर ने काम किया। मान लो कि ये, मान लो कहीं पे बहुत गहरा गड्ढा खोदना था, कोई नदी बनानी थी। जब नहर बनती है, नदी बनती है, तो बहुत दिन से लोग गड्ढा खोदते रहते हैं, ठीक है। अब तो खैर मशीनें आ गई, जेसीबी वगैरह मशीनें आ गई, तो कर देते हैं काम, फिर भी। तो किसी काम को करने के लिए 150 मजदूर लगाए गए। पहले दिन 150 मजदूर ने काम किया सबने। सेकंड डे ड्रॉप्ड आउट 4। अगले दिन क्या किया, 4 लोगों ने काम छोड़ के चले गए। अब दूसरे दिन कितने लोग काम कर रहे हैं, 146। तीसरे दिन 4 मोर वर्कर्स ड्रॉप्ड वन आउट ऑन द थर्ड डे, 4 और चले गए, और ऐसे ही डेली 4 लोग छोड़ के जा रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। 150 मजदूरों ने कहा कि हम ये काम पूरा करके देंगे आपको, मगर पहले दिन ही 150 लोगों ने काम किया, दूसरे दिन 4 मजदूर चले गए, मतलब दूसरे दिन काम किया है 146 लोगों ने, नेक्स्ट डे 4 और चले गए। अब तीसरे दिन काम किया है 142 लोगों ने, अगले दिन 4 और चले गए, चौथे दिन काम किया है 138 लोगों ने, ऐसे चलता जा रहा है। तो काम तो पूरा अब भी होगा, बस शर्त यह है कि जितने दिन में वो काम पूरा होना था स्टार्टिंग में, अब नंबर ऑफ डेज कुछ बढ़ जाएंगे। ये तो बात समझ सकते हो ना। अगर 150 मजदूर लगातार डेली काम करते रहते और काम पूरा 10 दिन में होता, लेकिन 150 मजदूरों तो खाली पहले दिन काम किया, अगले दिन तो 4 कम हो गए, अगले दिन 4 और कम हो गए, अगले दिन 4 कम और हो गए, तो इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा, नंबर ऑफ डेज पर, नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे। क्लियर है बात। चलो, इट, उसने साफ लिखा भी है, इट टुक 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क। साफ लिखा हुआ है कि अब ऐसा होने पर 8 दिन ज्यादा लगे, जितने दिन पहले लगने थे जो फिक्स हुआ था उससे 8 दिन फालतू लगे। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड। तो वो टोटल नंबर ऑफ डेज बताना है जिसमें वर्क कंप्लीट हुआ है फाइनली। फाइनली वर्क कितने दिन में हुआ है वो बताना है। फिर पढ़ते हैं एक बार और। 150 वर्कर्स वर एंगेज टू फिनिश ए जॉब इन ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज। तो 150 वर्कर्स किसी जॉब को करने में लगाए गए। 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट वन ऑन सेकंड डे, 4 मजदूर ने पहले छोड़ दिया वर्क। 4 मोर वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन थर्ड डे एंड कंटिन्यू। इट टेक 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क। 8 दिन ज्यादा लगे। तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड। तो हमने कहा लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डेज इन विच 150 वर्कर फिनिश द वर्क। ये स्टार्टिंग वाला है जितना उन्होंने माना था कि हम एक्स दिन में पूरा करके देंगे आपको, ये बट इसमें 8 प्लस नहीं किया मैंने। तो ये एक्स कौन से दिन है, ये एक्स नंबर ऑफ डेज कौन से हैं, जितने दिनों में काम शुरू हुआ था। 150 वर्कर ने कहा था कि भैया हम आपका काम एक्स दिन में पूरा कर देंगे। 150 मजदूरों ने क्या कहा था कि हम आपका काम एक्स दिन में पूरा कर देंगे। मगर जब 4 मजदूर डेली छोड़ के जा रहे हैं, तो अब वो काम 8 दिन ज्यादा में हुआ, यानी कि अब वो काम कितने में हुआ, x+8 में। यही मुझको बताना है क्वेश्चन में। समझ में आ गई बात। 150 मजदूरों ने कहा कि हम आपका काम एक्स दिन में कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 4 मजदूर डेली काम छोड़ के जाते रहे। अब काम कब पूरा हुआ, 8 दिन ज्यादा में, यानी कि x+8 दिन में काम पूरा हुआ। यही हमको क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। तो अब एक बात समझनी है थोड़ी सी, पहले बात मैं तुम्हें समझाता हूं। अगर कभी जिंदगी में ऐसा है ना कि 50 मजदूर ये बोल रहे हैं, अगर 50 वर्कर ये बोल रहे हैं ना, देखो आप लोगों ने ना मैथ्स पढ़ा नहीं है, वो वाला कॉमर्शियल मैथ्स होता है, ठीक है ना। उसमें क्वेश्चन होते हैं वर्क के, डेज के, वर्क, ठीक है। तो उसमें कंसेप्ट होता है, मैं बताता हूँ आपको, कि अगर 50 वर्कर ये बोल रहे हैं कि भैया हम आपका काम 10 दिन में पूरा कर देंगे, और उन्होंने कर भी दिया, तो ये बोलते हैं उस लैंग्वेज में, उस कंसेप्ट में, कि टोटल वर्क कितना हुआ। अगर 50 वर्कर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर देते हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, 50 वर्कर किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, उन्होंने कर भी दिया, तो ये बोलते हैं हम कि टोटल वर्क कितना हुआ है, 50 × 10, टोटल वर्क कितना हुआ है, 500। कोई इसकी यूनिट नहीं होती, थोड़ा सुनने में अजीब लगता है कानों को कि वर्क मतलब वर्क 500 वर्क, ये 500 वर्क क्या होता है, ऐसे मानो, ठीक है। अगर आप वो चीज पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं बच्चे जो आपके साथी होंगे अप्लाइड मैथ वाले, वो पढ़ते हैं, ठीक है।
तो 50 वर्कर अगर किसी काम को 10 डेज में कर रहे हैं तो टोटल काम कितना हो रहा है, इनके मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। ये बात ध्यान रखनी, ये चीज यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। तो लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डेज इन विच 150 वर्कर फिनिश द वर्क। तो टोटल वर्क कितना हुआ, तो टोटल वर्क कितना हुआ, इस कंसेप्ट के हिसाब से थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है ये बात कि टोटल वर्क कितना हुआ, 150 इंटू एक्स इज इक्वल टू 150 एक्स। क्लियर है बात क्लियर है क्या, यहाँ तो कोई डाउट नहीं किसी को। नंबर ऑफ डेज एक्स है, नंबर ऑफ वर्कर्स 150 हैं, तो टोटल वर्क कितना किया उन्होंने 150 एक्स। लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा नहीं हुआ, एक्चुअल में तो 4 मजदूर बेचारे डेली छोड़ छोड़ के काम छोड़ के भाग रहे थे। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक्चुअल में ये वर्क होना तो इस तरीके से था, जो तय किया गया था कि 150 वर्कर डेली काम पूरा कर देंगे, एक्स दिनों तक काम करेंगे, 150 आज करेंगे, 150 कल करेंगे, 150 परसों करेंगे, और करते रहेंगे एक्स दिनों तक, वर्क पूरा हो जाएगा। टोटल वर्क कितना बैठेगा 150 एक्स। बट ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या है सुनो, हुआ ये है कि 150 लोगों ने पहले दिन काम करा, ऐसे हुआ था ना, 4 लोग चले गए। 146 लोगों ने दूसरे दिन काम करा, दिन तो एक ही काम करा, दूसरा, ये 2 दिन नहीं है, दिन तो एक ही है ना। 142 लोगों ने तीसरे दिन काम करा, दिन तो ये भी एक ही है ना। 138 लोगों ने भी चौथे दिन काम करा, और ऐसे ही करते गए कब तक, x प्लस 8 डेज तक, x प्लस 8 डेज लिखना यहाँ पर। ये चीज ऐसे तो हुई, बताओ ऐसे हुई या नहीं हुई, ये बात समझने वाली है। एक्चुअल में काम होना तो इस तरीके से था कि 150 वर्कर करते एक्स दिनों तक, तो टोटल वर्क कितना बैठता है 150 एक्स। बट ऐसा हुआ नहीं, हुआ क्या था कि 150 लोगों ने एक दिन काम करा, 146 लोगों ने उससे अगले दिन काम करा, 142 लोगों ने उससे अगले दिन काम करा, 138 लोगों ने उससे अगले दिन काम करा, और ये काम कब तक चला, एक्स प्लस 8 डेज तक चला। एक्स प्लस 8 डेज पे इस वाले दिन में कितने मजदूर थे ये हमको नहीं पता, हमको पता करना भी नहीं है। जैसे यहाँ पता है ना 150 मजदूर थे, पहले दिन तो 150 मजदूर थे, दूसरे दिन इतने मजदूर थे, तीसरे दिन इतने मजदूर थे, एक्स प्लस 8वें दिन कितने मजदूर थे पता नहीं, हमको पता करना भी नहीं। ठीक है, हमको तो एक्स वैल्यू निकालनी। तो टोटल वर्क ये भी है, टोटल वर्क ये भी है, दोनों को इक्वल कर दो, इक्वेट बोथ। दोनों जब इक्वल करोगे ना, तो जो पहले वाला आया था मेरे पास 150x इज इक्वल टू 150 इंटू 1 प्लस 146 इंटू 1 प्लस 142 इंटू 1 प्लस 138 इंटू 1 अप टू कब तक, ये प्रोसेस कब तक किया उन लोगों ने, अप टू x प्लस 8 दिन तक किया। तो 150x इज इक्वल टू 150 प्लस 146 प्लस 142 प्लस 138, और ये कहानी कब तक चली, अप टू x प्लस 8 डे। अब सुनो, ये एक एपी बन गई, इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है ए तो है 150, कॉमन डिफरेंस डी कितना बैठेगा इसका -4, और नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, x प्लस 8वां दिन, तो n कितना हो जाएगा x प्लस 8। तो 150x लगाओ फॉर्मूला, n/2, याद है ना, n/2 इंटू 2a, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, फॉर्मूला होता है ना आईपी का, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। 2 को इधर ले आओ, तो 150 दूनी 300, 300x इज इक्वल टू x प्लस 8, 152 300, और माइनस के 4x, 8 से गया 7, तो 28। तो 300x इज इक्वल टू x प्लस 8, 300 से गए 28, तो 272, 272 हो जाएगा ना, माइनस के 4x, ये वाला 4 कॉमन ले लो बाहर, तो 300x 4 हमने बाहर ले लिया, तो x प्लस 8, जब 4 कॉमन लोगे तो 4 छिक 24, 4 थे 32, माइनस x, 4 से कटेगा 75 टाइम 75x, मल्टीप्लाई करो, x की 68 में 68x, x की x में x स्क्वायर, 68 की करो 8 में, 68 की जब 8 में करोगे तो कितना हो जाएगा 554,
54 और माइनस के 8x। देखो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ रही है मेरे पास, यहाँ से क्या बन के आ रहा है मेरे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको ऐसा करो जरा, 75x माइनस के तो एक्स स्क्वायर, 68x में से गई 8x तो 60x और प्लस 554, इनको इधर ले आओ सबको, प्लस का एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो 15x और माइनस के 554। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टर करने पड़ेंगे, जिसको घटा के तो आए 15, माइनस करके तो आए 15 और मल्टीप्लाई करके आए 554। तो ऐसे दो नंबर होंगे 32 एंड 17, 32 एंड 17। तो फैक्टर करो, एक्स स्क्वायर प्लस 15 को लिखो 32 माइनस 17 इंटू एक्स माइनस के 554, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस के 17x माइनस के 554, इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो x प्लस 32 माइनस 17 कॉमन ले लो तो x प्लस 32। अब यहाँ से आप x प्लस 32 कॉमन ले लो तो x माइनस 17, इससे x की वैल्यू माइनस 32 और इससे x की वैल्यू 17। x क्या है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ डेज, जो कि नेगेटिव तो होगा नहीं, तो 17 हम कंसिडर करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डेज जिसमें वर्क होना था, जो पहले तय हुआ था, वो 17 था। अगर वो क्वेश्चन में ये पूछते हमसे कि वो वाला नंबर ऑफ डेज बताओ जिसमें पहले तय किया गया था, तो आंसर यही होगा। मगर उन्होंने ये नहीं पूछा हमसे, उन्होंने पूछा टोटल नंबर ऑफ डेज इन विच वर्क कंप्लीटेड, जितने दिनों में वर्क कंप्लीट हुआ वो बताना है ना। तो टोटल नंबर ऑफ डेज इन विच वर्क कंप्लीटेड, जितने दिनों वर्क कंप्लीट हुआ, 17 दिन तो ये निकल के आए और 8 दिन फालतू लगे थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 25 डेज। तो 25 डेज में हमारा वर्क कंप्लीट हुआ। अगर वो 4 मजदूर छोड़, डेली जो 4 मजदूर की चैन छोड़ के जा रही थी, अगर वो 4 मजदूर वर्क ना छोड़ते तब हमारा काम 17 दिनों में पूरा होता। लेकिन जो 4 मजदूर डेली छोड़ गए, उनकी वजह से हमारा काम 25 दिनों में पूरा हुआ। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। तो ये पूरा चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो जाता है इस वीडियो में। सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी जिसमें हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, मेनली कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर क्या कहते हैं 9 स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे, जहां से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने वाले हैं अपने 11th क्लास में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।